नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रस्तावना, जिसको संविधान में उद्देशिका लिखा गया और इंग्लिश संविधान में इसे प्रियम्बल कहा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से एक न एक क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी किताब के मतलब पहले पृष्ठ पे प्रस्तावना लिखा रहता, मतलब हुआ ये प्रस्तावना का मतलब कि पूरे बुक में किस चीज के बारे में बात किया गया है उसके बारे में मतलब संक्षिप्त चर्चा, मतलब संक्षिप्त व्याख्या कह सकते हैं, प्रस्तावना में दिया रहता है कि इसमें हम ये बताने जा रहे हैं, इसका मतलब मूल मतलब जो होता है उद्देश्य ये है। इसी तरह प्रस्तावना में दिया गया है संविधान के बारे में कि हम इसको इस तिथि को लागू करेंगे, इसमें मतलब इस तरह की प्रावधान दिया गया है, इस तरह की सभी कुछ स्वतंत्रता दिया गया है, न्याय दिया गया, इस तरह की बातें किया गया है प्रस्तावना में। आइए हम लोग पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन भी सभी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, जैसे हमने अभी कहा है कि प्रस्तावना में जो पूरे बुक में किस चीज की बात किया गया उसके बारे में प्रस्तावना में हमें संक्षिप्त में व्याख्या रहता था, जैसे इसी तरह हो गया प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है दोस्तों, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप की चर्चा की जाती है, सरकार के स्वरूप की भी चर्चा रहती है। तो किस चीज का? संविधान के आदर्शों का, उद्देश्यों का और सरकार के स्वरूप का भी चर्चा रहता है। ठीक है, संविधान शक्ति का स्रोत है। ठीक है, मतलब प्रस्तावना क्या है? संविधान के शक्ति का स्रोत है। ठीक है, मतलब संविधान को शक्ति मिलता है प्रस्तावना से ही मिलता है, मतलब उसकी शक्ति का ये स्रोत है। संविधान लागू होने की तिथि का भी वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। संविधान लागू होने की तिथि, ठीक है, जिसे 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि प्रस्तावना कैसे लगा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आया था। जैसे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जैसे हम लोग ने पीछे हिस्ट्री में इसे पढ़ा था। ठीक है, हुआ था, इसमें हुआ था कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो नहीं शामिल हुए थे तो अध्यक्ष कौन बनेगा? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। किन्हें? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद फिर देखते दूसरी बैठक होता है 11 नवंबर 1946 को। तो इसमें यह होता है कि इसमें अध्यक्ष बनते हैं अस्थायी रूप से, ये अस्थायी रूप से थे। ठीक है, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। और उसके बाद एक बैठक, इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगले देखते 13 दिसंबर को हुआ था बैठक। तो उसी में 1946, 13 दिसंबर 1946 में इसी में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को मतलब रखे थे। ठीक है, संविधान सभा के बीच, और इसमें फिर मुस्लिम लीग भाग नहीं लिए थे। उसके बाद देखते हैं कि 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, मतलब इसे अपना लिया जाता है, लेकिन अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। इसे ध्यान रखिएगा, मतलब 22 जनवरी की इस दिन इसलिए नहीं हो पाया था कि दिन फिर मुस्लिम लीग भाग नहीं लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा गया था। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और देखते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जैसे हम भारत के लोग, इस तरह से प्रस्तावना किससे लिया गया? जैसे इसी तरह का भाषा का यूज किया गया ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना में, तो उसी तरह हम लोग भी अपना प्रस्तावना में मतलब भाषा लिए है ऑस्ट्रेलिया के समिति प्रस्तावना से। ठीक है, और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिए है कि प्रस्तावना सबसे पुराना संविधान अमेरिका का ही है। ठीक है, तो वहां से हम लोग ने प्रस्तावना का मतलब विचार लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, तो यह संविधान की आत्मा है और जिसमें संविधान के दर्शन की झलक मिलती है। मतलब प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, और जिसमें संविधान के दर्शन का झलक मिलता है। और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, रिलेट करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, यह संविधान का निर्माताओं के आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है कौन? प्रस्तावना। यह संविधान के उच्च आदर्शों, मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करता है। मतलब संविधान के उच्च आदर्शों एवं मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करता
है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है, मतलब प्रस्तावना को एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है, प्रस्तावना संविधान के एक्सप्लेन करने में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर है, आप लोग को समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना में देखते हैं शक्ति का स्रोत सबसे पहले कौन है, तो हम भारत के लोग। तो संविधान का अंतिम मतलब शक्ति किसके पास है, जनता के पास है, मतलब हम भारत के लोग, मतलब हम लोग के पास है, भारत के सभी लोगों के पास है, जनता के पास है। तो इसीलिए प्रस्तावना जो शुरू होता था हम भारत के लोग से, तो शक्ति का मुख्य स्रोत कौन है, हम भारत के लोग, भारत के सभी लोग, उसके मतलब जनता जो है ही शक्ति के स्रोत है। और शासन का स्वरूप कैसा होगा, तो जैसे देखें संपूर्ण प्रमुख संपन्न या संप्रभु, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभु मतलब संपूर्ण प्रमुख संपन्न या संप्रभु, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, मतलब समाजवादी होगा। पंथ निरपेक्ष मतलब राष्ट्र का कोई मतलब धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, मतलब धर्म नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म से घृणा कर रहे हैं, मतलब किसी धर्म को मानेंगे नहीं, मतलब ये हुआ कि हम सभी धर्मों को एक समान रूप से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ पंथ निरपेक्ष, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और गणराज्य का मतलब हुआ कि वंशानुगत नहीं होगा, जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति को चुन के आते हैं, ठीक है, मतलब निर्वाचन किया जाता है, उनको चयन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यही देखिएगा इंग्लैंड में वहां का राजा क्या होता है, वो राजा का बेटा ही राजा होता है, वहाँ मोनार्की सिस्टम है, ठीक है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति भी चुन के आते हैं, इसलिए यहाँ गणराज का मतलब यही हुआ लोकतांत्रिक, मतलब जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व आदि की बात की, जिसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, जैसे शासन का स्वरूप कौन है, संपूर्ण प्रमुख संपन्न या संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आप लोग इस सब का मीनिंग समझ गए, जिसे हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उद्देश्य, ठीक है। जैसे हम लोग देख लिए शक्ति का स्रोत और शासन का स्वरूप, उसके बाद देखें उद्देश्य, ठीक है। तो उद्देश्य में बात किया गया न्याय का, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब तीन प्रकार की न्याय की बात की गई। सामाजिक मतलब सभी को समान, समाज में समान मतलब अधिकार होगा। आर्थिक मतलब आर्थिक तौर पर भी समान होंगे, और राजनीतिक समानता मतलब जो भी अपना चाह रहे हैं राजनीतिक भाग लेने के लिए, जो भी वो अपना उसमें भी समानता रहेगी। जैसे कोई वार्ड में, कोई मुखिया में, कोई प्रधानमंत्री के लिए खड़ा हो तो भी अपना संसद में वो खड़ा हो सकते, इसलिए राजनीतिक तौर पे भी समानता की बात किया गया और न्याय की बात किया गया। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सबकी बात यहाँ पे किया गया। तीन प्रकार की न्याय की बात किया गया प्रस्तावना में। और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, इस तरह से पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ठीक है। इसे भी दोस्त ध्यान रखिएगा। उसके बाद समता और समानता की बात किया गया, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया गया है, ठीक है। तो इसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता इस प्रकार से देखते हैं। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा की बात किया गया। व्यक्ति की गरिमा, जैसे मेरा गरिमा है तो उसको छीन भिन नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसा दबाव नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि उसकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचे, ठीक है। इस तरह व्यक्ति की गरिमा की भी बात किया गया प्रस्तावना में। बंधुत्व, सभी लोगों में भाईचारे का विकास हो, इसलिए बंधुत्व की भी बात किया गया है, ठीक है। ये चीज प्रस्तावना में लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्र को एकता और अखंडता बनाने की बात भी किया गया प्रस्तावना में। और प्रस्तावना को अंगीकृत होने की तिथि का वर्णन किया गया जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इस डेट को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है, जिसका वर्णन संविधान में भी है, ठीक है। और देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में कुछ तथ्य है, कुछ लोगों ने क्या क्या बातें बोली है। जैसे एनके पालकीवाला ये बोले हैं प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है, कौन बोले थे, एनके पालकीवाला, ठीक है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने बोले थे कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिए, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, कौन बोले थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या कुंजी बोला जाता है, आत्मा या कुंजी बोला जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा प्रस्तावना को, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा।
और आर्टिकल 32 को, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, लेकिन आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है। हम लोग देखते हैं प्रस्तावना से जुड़े वाद। वाद मतलब केस, ठीक है, प्रस्तावना से जुड़े केस, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले बेरुवादी केस, ठीक है। इसमें देखते हैं यह 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में। प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग नहीं है, ठीक है। इसमें बोला गया था प्रस्तावना भाग संविधान का भाग नहीं है तथा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब बेरुवादी वाद में क्या किया गया था 1960 में, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है अतः इसमें संशोधन नहीं होगा, मतलब अमेंडमेंट नहीं होगा, ये बात किया गया था बेरुवादी वाद 1960 में। उसके बाद केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, जो 1975 में हुआ था। डेट भी जरूर याद रखिएगा किस ईयर में, 1975, ये 1960 में, ठीक है। इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है अतः अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता, मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है। यह किया गया था किस, केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार में जो हुआ था 1975 में केस, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत, मतलब 368 के तहत, मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है, मतलब 3 शब्द जोड़े जाते हैं, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। तो इस डेट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि प्रस्तावना में 2 क्रांति के आदर्शों के भी कुछ शब्द जोड़े गए हैं, मतलब 2 क्रांति के आदर्शों को भी जोड़ा गया है। जैसे में पहला था फ्रांस की क्रांति से, जो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, उससे जुड़ा गया है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, मतलब इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेंडलिटी, ठीक है। ये तीनों वर्ड जोड़े गए हैं फ्रांस की क्रांति से। और रूस की क्रांति से जुड़ा गया 1917 में रूस की क्रांति हुआ था, उससे जुड़ा गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों सब मतलब रूस की क्रांति से ही लिया गया है, ठीक है। मतलब उसी के आदर्शों से ये लिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो दोस्तों अब हम लोग प्रस्तावना को देख लेते हैं। तो देखते हैं कि प्रस्तावना शुरुआत कैसे होती है। जैसे हम भारत के लोग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना का पहला लाइन क्या है, मतलब शुरू किस लाइन से होती है। तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। और ये भाषा किससे लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से ये भाषा लिया गया, विचार अमेरिका से लिया गया, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब अंगीकृत करते हैं, मतलब हम लोग ने अपने अपनाए, और अधिनियमित मतलब हम लोग इसे बनाए, मतलब हम ही लोग इसे बनाए, ठीक है। और आत्मर्पित मतलब अपने आप पे लागू करते, मतलब भारत के लोग इसे अपने आप पे लागू किए, जैसे अब संविधान में अपने आप पे इसे लागू किए और खुद ही बनाए। तो इस तरह से यह कानून नियम अपने आप हम लोग बनाए हैं, खुद बनाए, खुद अपने आप पे ये लागू किए हैं कि हम लोग इस तरह से चलेंगे, इस नियम कानून को मानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग ने पढ़े थे, ये क्या था, ये शासन का स्वरूप था। समाजवादी, पंथ, धर्म मतलब
संविधान का कोई मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि धर्म से किसी हीन करेगा, मतलब सबको एक समान से देखा। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब जो भी होगा जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के आएंगे। गणराज्य मतलब कोई वंशानुगत नहीं होगा, जैसे यहाँ का राष्ट्रपति जो भारत का वो भी चुना जाता है जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, ठीक है। जैसे और इंग्लैंड में राजतांत्रिक है, मोनार्की सिस्टम, वहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात किया गया। और 3 प्रकार की न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया। तो 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया, जिसे हम लोग देखे थे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात, मतलब समता की बात किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर के। और सब में व्यक्ति की गरिमा की बात किया गया, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई। राष्ट्र और एकता की अखंडता, अखंडता मतलब कि भारत एक अखंड राज्य रहे, मतलब टूटे नहीं, इसलिए अखंडता की बात भी इसमें किया गया है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब सभी में भाईचारे का मतलब विकास हो, ये बात किया गया। और दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को मतलब उद्देशिका पढ़े थे संविधान सभा में, कौन? जवाहरलाल नेहरू। और विक्रमी संवत में कब हुआ था? ये 2006 में इसे लागू किया गया। और इसमें से अगर आप 57 घटा देते हैं तो 1949 आ जाएगा। मतलब विक्रमी संवत जो संवत होता है ना, उसमें अगर जितना दिया हुआ उसमें से 57 वर्ष, 57 नंबर घटा दीजिएगा ना, तो वो मतलब जो ईयर में जो हम लोग 2006 में तो 57 जोड़ दीजिएगा तो विक्रमी संवत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 6 में लागू हुआ था, इसमें 57 घटे 1949 आ जाएगा, ठीक है। तो 1949 में लागू हुआ। एता द्वारा संविधान को अंगीकृत, मतलब इसे अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित अपने अपने आप पे लागू करते हैं। जनता, भारत के जनता इसे अपने आप पे लागू किए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रस्तावना चैप्टर को देखें। तो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन लगाइए और 100% सॉल्व हो गए। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।